नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10 यानी फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के पहले पार्ट में आज हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसके अलावा मीनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट एंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहले हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझते हैं। हाउस होल्ड्स, जो जनरल पब्लिक है देश की, वो अपने इनकम के कुछ भाग को बचा लेती है, कुछ भाग खर्च कर देती है। अब जो भाग बचाती है, जो उसकी सेविंग्स होती हैं, उन सेविंग्स को या तो बैंक में जमा करते हैं या वो फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं। जो लोग अपने एक निश्चित इनकम चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, वो अपने पैसे को ज़्यादातर बैंक्स में रखते हैं। लेकिन जो हाई इनकम चाहते हैं और रिस्क भी उठाते हैं साथ में, वो अपने पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट से या बैंक से जो बिजनेस फर्म्स हैं, ये पैसे को वहाँ से उधार लेती हैं और उसे अपनी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ में लगाती हैं। इस तरीके से ये हमारा जो एक साइकिल है फाइनेंस का, वो चलता है। इस साइकिल में फाइनेंशियल मार्केट की बहुत बड़ी एक भूमिका होती है। तो आज हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का हम मीनिंग देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट की जाती हैं और उनका एक्सचेंज किया जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स आप समझते होंगे, जैसे शेयर है, डिबेंचर है, और ये कुछ हमारे आगे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जैसे कि कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर्स हैं। ये सभी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स कहलाती हैं। शेयर डिबेंचर के बारे में आप लोग सभी जानते ही हैं, अकाउंट्स में आपने पढ़ा है। अभी ट्रेजरी बिल है, कॉल मनी है, इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके जो हमारा फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, वो ये करता क्या है? मोबिलाइज ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। जो सेविंग्स हैं, जो कि हाउस होल्ड के पास में बची होती हैं, अगर इस सेविंग्स को बैंक में या फाइनेंशियल मार्केट में ना भेजा जाए तो ये इनके पास में पैसा बेकार पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ये फाइनेंशियल मार्केट में और बैंक में जाता है, ये बिजनेस फर्म्स को दे देती हैं और वहाँ से ये प्रोडक्शन के कार्य में लगाया जाता है, जिससे कि इससे ज़्यादा और इनकम बढ़ाई जाती है। क्योंकि सभी हाउस होल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपनी सेविंग को नहीं लगा सकते। वो सभी अपने बिजनेस फर्म नहीं चला सकते या सभी अपने कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास में थोड़ा थोड़ा पैसा होता है। और जबकि बिजनेस यूनिट शुरू करने के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती है। तो ये थोड़ा पैसा जब बैंकों में और फाइनेंशियल मार्केट में जाता है तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग होते हैं जो कि बैंकों में और फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं। वहाँ से वो सारा पैसा इकट्ठा होकर के बिजनेस फर्म में जाता है और बिजनेस फर्म उसको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यूजेज में उसे इस्तेमाल करती हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट में शेयर, डिबेंचर और अपनी जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनकी जो प्राइस होती है वो डेली मीडिया के माध्यम से या इनके पब्लिकेशन के माध्यम से उनकी हमें पता लगती रहती है। तो इस तरह से हमें आसानी से अपनी फाइनेंशियल एसेट्स की कीमत की पता लग जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर, डिबेंचर है, हमें जो अगर हमारे पास में अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो उससे हमें उनके बायर की या सेलर्स के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं मिलती। फाइनेंशियल मार्केट में बायर्स भी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सेलर्स भी जाते हैं। तो इस तरीके से लिक्विडिटी, यानी इनको आसानी से कैश में बदला जा सकता है। अगर हमारे पास में शेयर हैं तो फाइनेंशियल मार्केट में हमें बहुत सारे बायर मिल जाते हैं और उनको कभी भी हम अपने कैश में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से बढ़ती है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो ट्रांजैक्शन है उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बायर्स का पता करना, फिर अपने उनकी कीमत उनसे पता करना, तो इस चीज़ में उनको खोजने में और एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी कुछ खर्चा हो जाता है। फाइनेंशियल मार्केट सभी जो जानकारी होती हैं
उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देता है, बायर्स को भी लेंडर्स को भी। तो इससे जो कॉस्ट है ट्रांजैक्शन की वो हमारी कम आ जाती है, क्योंकि हमें अपने बायर्स और सेलर्स खोजने में अपना कुछ ज़्यादा टाइम और पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अब आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स। यहाँ फाइनेंशियल मार्केट के जो क्लासिफिकेशन है दो भागों में किया गया है, मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमारा एक ऐसी जगह है जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में लेन देन किया जाता है। इनमें हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल्स। तो यहाँ पर अभी इन पांचों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो ट्रेजरी बिल हैं ये आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर जारी किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसे की जरूरत होती है तो ट्रेजरी बिल जारी करते हैं। इनकी जो मिनिमम जो अमाउंट है ये 25,000 रुपीज़ होती है और इनका मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज तक का होता है। ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और इनकी लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि आरबीआई इन्हें किसी भी समय वापस खरीदने के लिए तैयार रहता है। इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इनको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। मान लीजिए 25,000 का है, इसको 24,500 में इशू कर दें तो ये हमें पूरे 25,000 मिल जाएंगे। जो इनके बीच का जो अंतर होता है वो हमारी इनकम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर्स आर इश्यूड बाय द रेपुटेड कंपनीज। ये जो वेल रेपुटेड बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं उनके द्वारा ये जारी किए जाते हैं। उन्हें जो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है तो कॉमर्शियल पेपर जारी कर देती हैं। इनकी जो पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का रहता है। इनकी मिनिमम जो अमाउंट है ये 5 लाख रुपीस होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी आर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। जो कॉल मनी है दो बैंकों के बीच में आमतौर पर ट्रांजैक्शन की जाती है। इसका जो पर्पज है वो मेंटेन सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो। ये हमारा एक पहले से निश्चित होता है कि आपको इतना कैश रखना है और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब अगर किसी बैंक के पास में कैश उनके जो एक लिमिट है उससे अगर कम रह जाता है तो वो दूसरे बैंक से पैसा उधार लेती है। इसके जो पीरियड है बहुत कम रहता है और ये 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक का आमतौर पर इसका पीरियड माना जाता है। इसकी जो रेट है वो चेंज होती रहती है। ये टाइम के ऊपर कई बार तो घंटों में भी, 1 दिन में भी कई बार इसकी जो रेट है वो उधार लेने की वो चेंज हो जाती है। इसका जो अमाउंट है वो आमतौर पर 10 करोड़ रुपए होता है, लेकिन जर्नली ये 100 करोड़ में इसका लेन देन आमतौर पर किया जाता है। ये ध्यान रहे कि ये आमतौर पर पब्लिक के द्वारा इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया जाता, ये बैंक ही एक दूसरे से पैसा उधार लेते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यूड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। इनकी जो पीरियड है वो 91 डेज से लेकर के 1 ईयर तक की होती है, लेकिन इनको एक 45 डेज के बाद में आप एंडोर्स कर सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को भी इनको ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट आता हमारा कॉमर्शियल बिल्स। इनको बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, जो कि आपने 11th क्लास में अकाउंट्स में आप पढ़े थे, जिनको हम बीआर और बीपी जैसे कहते हैं। दीज आर यूज टू क्रेडिट सेल बाय बिजनेस फर्म्स एंड कंपनीज। जो बिजनेस के फर्म्स एंड कंपनीज हैं वो उधार बिक्री के लिए इनको जारी करती हैं। इसमें सेलर ड्रॉज एंड बायर्स एक्सेप्टेड। यहाँ पर सेलर इनको ड्रॉ करता है और बायर इसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये एक हमारा नेगोशिएबल बिल बन जाता है, यानी इसको हम कहीं भी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। इनका पीरियड जनरली 90 डेज का रहता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बैंक से भी डिस्काउंटेड करा सकते हैं। जब इन्हें बैंक से डिस्काउंटेड कराया जाता है
तो फिर इनको आमतौर कॉमर्शियल बिल कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा पार्ट यानी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी आगे दो पार्ट होते हैं, एक सेकेंडरी मार्केट और दूसरा प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इट क्रिएट्स फाइनेंशियल एसेट्स एंड सोल्ड फर्स्ट टाइम। जब जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, इसमें फाइनेंशियल मार्केट में आमतौर पर शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स, इनमें आमतौर पर इसका लेन देन किया जाता है। तो जब पहली बार जो कंपनी शेयर इशू करती है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और जब ये जो पहली बार एक बार इशू हो जाती हैं उनको बाद में खरीदा और बेचा जाता है तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यानी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। यानी सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से हमारी इशू हो चुकी हैं फाइनेंशियल एसेट्स, उनको ही बेचा और खरीदा जाता है। अब हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहले प्राइमरी मार्केट रिलेटेड विद न्यू इशू। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर पहली बार प्राइमरी मार्केट में क्या पहली बार किसी फाइनेंशियल एसेट्स को बेचा जाता है, तो यहाँ पर ये क्या रिलेटेड विद द न्यू इशू, नए इशू से इसका संबंध होता है। नो पर्टिकुलर प्लेस, ये पहली बार जो कंपनी इशू करती है तो जहाँ भी जो कंपनी होती है वहीं से इसे इशू करती है, तो इसके कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पर कि बेची और खरीदी जाती हो, क्योंकि कंपनी इशू करती है तो इसके जो बायर्स पूरे देश में कहीं के भी हो सकते हैं और जो इशू करने वाली कंपनी है वो भी कहीं की भी हो सकती है। इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज में जब जाने से पहले ये आता है, यानी कि प्राइमरी मार्केट को सेकेंडरी मार्केट से पहले ये आता है। वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे इसके मेथड हैं प्राइमरी मार्केट के, जिनमें सबसे पहले और सबसे जो प्रचलन में है वो है पब्लिक ऑफर। इश्यू प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट जर्नल पब्लिक, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस जारी करके जर्नल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर खरीदने के लिए। और दूसरा है ऑफर फॉर सेल, यहाँ पर जर्नल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता, प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पर इशू नहीं किया जाता, तो इसमें ज़्यादा एड से और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्टली ऑफर टू ब्रोकर एंड दे रीसेल टू जर्नल पब्लिक, इनको आमतौर पर ब्रोकर्स को पहले ऑफर दिया जाता है, ब्रोकर्स इनको खरीद लेते हैं और उसके बाद इनको रीसेल जनरल पब्लिक में करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। इनको जो प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे IDBI है, ICICI है, LIC है, ये क्या है, ये अपने पैसे को मार्केट में लगाते हैं, तो ज़्यादातर इनको ऑफर किया जाता है या कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को भी ये ऑफर किया जा सकता है। आम जनरल पब्लिक को ये इशू नहीं किए जाते। नेक्स्ट हमारा आता है राइट इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी पोसेस। यानी अगर जो पहले एग्जिस्टिंग हमारे शेयर होल्डर हैं उनके पास में पहले से कुछ शेयर हैं तो उनको उनके पास शेयरों के अनुपात में ये शेयर खरीदने का ऑफर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए पहले किसी शेयर होल्डर के पास में 100 शेयर हैं, तो अब जो राइट इशू आया है वो 4 के बदले 1 का आया है, यानी जिनके पास में 4 शेयर्स हैं उनको 1 शेयर खरीदने का ऑफर दिया जाता है। इस तरह से जिसके पास 100 शेयर है उसको 25 जो शेयर्स हैं वो खरीदने का राइट मिलता है, इसको हम राइट इशू कहते हैं। नेक्स्ट आता है EIPO, ये पब्लिक ऑफर ही होता है बट ऑनलाइन होता है, यानी ऑफर्ड शेयर टू द पब्लिक ऑनलाइन। जब ये ऑनलाइन ऑफर किया जाता है पब्लिक को तो ये हमारा EIPO कहलाता है। अब नेक्स्ट आप आते हैं सेकेंडरी मार्केट के ऊपर। दिस इज द मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये एक ऐसा मार्केट, जैसे कि हमने अभी इसकी परिभाषा में पहले जाना भी था, जहां पर जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर या डिबेंचर जो एक बार बिक जाते हैं, जारी हो जाते हैं, उन शेयरों को अब स्टॉक एक्सचेंज में बेचा या खरीदा जा सकता है। इसी जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदने बेचने को ही हम क्या सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसका पर्पज होता है क्रिएट लिक्विडिटी। अब ये एक बार जारी तो हो चुके हैं
लेकिन उनको खरीदना और बेचना यानी आसानी से कैश में कन्वर्ट करने की सुविधा हमारे सेकेंडरी मार्केट में मिलती है। इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट के बाद आता है। सीधा कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स हमारे सेकेंडरी मार्केट में नहीं जाती है। पर्टिकुलर प्लेस, इस सेकेंडरी मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इनकरेज न्यू इन्वेस्टर्स, अब जो शुरुआत में प्राइमरी मार्केट में जो पैसे नहीं लगा सके हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक है जो वो एप्लीकेशन डालती है शेयर खरीदने के लिए, लेकिन सभी एप्लीकेशन होल्डर्स को शेयर वहाँ पर मिलना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे जिनको पहले आईपीओ नहीं मिल पाते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगा सकते। इस तरह से सेकेंडरी मार्केट नए इन्वेस्टर्स को भी इनकरेज करती है। अब हम यहाँ पर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि हमें पहले ही पता है जो कैपिटल मार्केट है यहाँ पर लॉन्ग टर्म पैसे जो इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब हम इसके कुछ बेसिस हैं हमारे जिनके आधार पर इनका हम डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स, कैपिटल मार्केट में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जनरल पब्लिक ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि मनी मार्केट में आरबीआई, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यही ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि जनरल पब्लिक भी कर सकती है लेकिन इसमें जनरल पब्लिक कम पार्टिसिपेट करती है, लगभग ना के बराबर। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट में हमारा शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें लेन देन होता है, जिनकी बिक्री और जिनका क्रय विक्रय होता है। मनी मार्केट में हमारा ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और कॉल मनी, जिनको कि अभी हमने आगे पहले पढ़ा था, इनके बीच में लेन देन किया जाता है। इन्वेस्टमेंट आउटले, मनी मार्केट में लो अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड, यानी यहाँ पर कम पैसा भी इन्वेस्ट किया जा सकता है क्योंकि एक शेयर कीमत 10 रुपये तक होती है और वहाँ पर 100, 1000 या 10,000 जितना भी हमारे पास पैसा होता है उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि 10 करोड़ से नीचे जिनको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूरेशन। कैपिटल मार्केट में आमतौर पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाता है, हालांकि वहाँ शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कुछ लोग, जो क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर कभी भी अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बेचा और खरीदा जा सकता है। लेकिन मनी मार्केट में केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट में लो डिग्री होती है लिक्विडिटी की, यहाँ पर इतनी आसानी से जल्दी से शेयर्स हम नहीं बेच पाते हैं, वहाँ पर हमें बायर्स ढूंढना पड़ता है। हालांकि कैपिटल सेकेंडरी मार्केट ने, स्टॉक एक्सचेंज ने इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया है। लेकिन मनी मार्केट में हाई डिग्री होती है, यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इनको कभी भी किसी भी समय जब चाहें जब हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेफ्टी। कैपिटल मार्केट कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्की होता है। यहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, शेयर्स होते हैं, उनकी कीमत कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी उनकी कीमत गिर भी जाती है। इसलिए यहाँ पर जहाँ प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा होती है वहीं पर लॉस की संभावना भी बनी रहती है, जबकि मनी मार्केट लगभग पूरी तरह से सेफ होती है। यहाँ पर इनकम तो कम होती है लेकिन पैसा सेफ रहता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैपिटल मार्केट में कंपैरेटिवली हाई रिटर्न होता है क्योंकि अब रिस्क ज़्यादा होता है तो इनकी इनकम भी यहाँ पर हाई होती है, क्योंकि बिजनेस में एक बात कही जाती है कि हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। तो इसी तरह मनी मार्केट में रिस्क ना के बराबर होता है तो यहाँ पर इनकम भी बहुत कम होती है। इस तरह से हमारा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पर कई बार प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इनका डिफरेंस जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। जैसे कि यहाँ पर नो रिलेटेड विद न्यू इशू, ये न्यू इशू के साथ में रिलेटेड होती हैं, जबकि ये सेकेंडरी मार्केट में पुराने जो शेयर्स और डिवेंचर्स वो भी से खरीदे जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में नो पर्टिकुलर प्लेस, जबकि सेकेंडरी मार्केट में पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट एंड इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। जो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यही हमारे क्या हैं, इसके डिफरेंसेस भी होते हैं। इस तरीके से अब इनका आप डिफरेंस, इनमें भी आप डिफरेंस कर सकते हो, इनके अलग से इनके पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।